City. Income under the head of salary. Competition. Basic salary. Second. BMS allowance. Third. Bonus. Fourth. Commission. Fifth. Advance salary or years of salary. Sixth. Pension. Seven. Gratuity. Eight. Leave and cashment. Nine. Retrenchment. Compensation. 10. Voluntary retirement scheme. 11. Allowances. 12. Perquisites. 30. Provident fund. 40. Superannuation fund. टोटल करेंगे ग्रॉस सैलरी उसमें से डिडक्शन इंटरसेक्शन 60 लास्ट में आ जाएगा हेड ऑफ सर्विस टैक्स है
अब इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो हमें यहाँ पे कुछ सेक्शंस देंगे। सबसे पहले सेक्शन 50। सेक्शन 50 में क्या आता है? चार्जेबिलिटी। जैसे ये चार्जेबिलिटी मतलब क्या है? कब कब हम उनके ऊपर टैक्स चार्ज करने वाले हैं? तो जब भी सैलरी ड्यू हो जाए, ये सैलरी ड्यू हो जाए मतलब क्या? महीना खत्म हो गया, 30 तारीख हो गई, पहली तारीख आ गई, तुरंत से एम्प्लॉय का सैलरी ड्यू हो जाता है, चाहे उनको पे किया गया हो या नहीं। सैलरी पेड और ना, चाहे सैलरी पे की हो या ना की हो, जैसे 30 तारीख हो जाएगी हम उसके ऊपर टैक्स काउंट कर लेना है। इवन सैलरी बाकी भी होगी, हमने पूरा 1-2 महीना पे हो गया है, अभी भी हमने सैलरी नहीं की, पे की है, फिर भी हमें सैलरी तो चार्ज कर ही लेनी है। सैलरी तो चार्ज कर ही लेने, लेकिन सैलरी के ऊपर टैक्स भी चार्ज कर लेना है। सेक्शन 50 चार्जेबिलिटी के साथ डील करता है। सेक्शन 60 डिडक्शंस के साथ डील करता है। जैसे सबसे पहला आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी में से आपको कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कटने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस, उसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस भी आपको इसमें से रिडक्शन मिल सकता है, जब आएगा तब पड़ेगा। और उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स भी आपको उसमें से रिडक्शन मिल सकता है अगर आपने उसको पे किया है तो। एंड सेक्शन 70 डील करता है मीनिंग के साथ। कौन कौन से मीनिंग? सैलरी किसको बोलते हैं, परक्विजिट्स किसको बोलते हैं, एंड प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी किसको। अब सुनिए, यहाँ पे सैलरी में सैलरी तो आएगा ही आएगा, साथ ही में दूसरे में कौन सी चीज को देखना है पता है? परक्विजिट्स। ये परक्विजिट्स मतलब कि एक्स्ट्रा बेनिफिट जो भी हमको एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज को प्रोवाइड की जाते हैं। अच्छा, इवन सैलरी में ये भी आता है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ये प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मतलब क्या? हमने हमारे एम्प्लॉयज को बोल दिया कि भाई हम आपको सैलरी नहीं देंगे, लेकिन हम आपको सैलरी के तौर पे प्रॉफिट में क्या देंगे पता है? शेयर देंगे, हिस्सा देंगे। तो ये जो प्रॉफिट का शेयर जो हम एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं ना, वो भी अल्टीमेटली काउंट तो कैसे किया जाएगा? सैलरी के अंदर ना। आगे क्या बोल रहे हैं? कॉन्सेप्ट तो कुछ चीजों को ध्यान रखें। सैलरी चार्ज करने के लिए आपका सबसे पहला एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और उसके बदले में आप मेरे को सैलरी पे कर रहे हो, तो ही कुछ पैसे पे कर रहे हो तो ही उसको सैलरी बोली जाएगी। मैं आपके वहां पे काम नहीं कर रहा हूं और फिर भी आप मेरे पास से कुछ काम निकलवाते हो और आप मेरे को कुछ पैसे देते हो, तो मैं उसको सैलरी के तौर पे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सैलरी के तौर पे कंसिडर करने के लिए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई ये दोनों पार्टीज एग्जिस्ट होनी चाहिए और उन दोनों के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का मतलब एम्प्लॉयमेंट का
एक रिलेशन होना चाहिए। चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्ट टाइम और फुल टाइम सैलरी रिडक्शन को पार्ट टाइम फुल टाइम से कोई लेना देना नहीं। आप चाहे उनके वहां में पार्ट टाइम काम करो, आप चाहे उनके वहां फुल टाइम काम करो, अगर वो एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है तो मतलब कि आपको उसको टैक्स के अंदर चार्ज करवाना ही पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो पार्ट टाइम है या फुल टाइम। डाउट नहीं। थोड़ा। वेवर ऑफ सैलरी, ये वेवर ऑफ सैलरी मतलब क्या? मान लो एम्प्लॉय को सैलरी मिल गई, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए काम किया था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी, फिर एम्प्लॉय बोल रहा है छोड़ो मेरे को नहीं चाहिए सैलरी, ये लो वापस ले लो। या तो फिर जब सैलरी एम्प्लॉयर देने वाला था तभी एम्प्लॉय बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए सैलरी, मैंने फ्री में काम कर लिया ऐसा मान लो, या मैं नहीं लेने आऊंगा, चलेगा रहने दो। भले एम्प्लॉई वेव कर देता है लेकिन उसके ऊपर टैक्स तो फिर भी कौन भरेगा फिर? लगने ही वाला है, और वो कौन भरेगा? एम्प्लॉय को ही टैक्स उसके पास भरना नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि सैलरी पे टैक्स कब लगता है? ड्यू हो या रिसीव हो, whichever is अर्लियर। उसको भले बाद में रिसीव हुए फिर उसने वेव ऑफ कर दिया, रिसीव ही नहीं हुई उसने वेव ऑफ कर दिया, उसने काम तो किया था ना, एक महीना तो वहां पे गुजारा था ना, ड्यू तो हो गई थी ना, अब वो चाहे वो ले रहा है या चाहे वो नहीं ले रहा है, सैलरी पे टैक्स तो लगेगा। भले उसने उसको क्या कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। ठीक है। सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलेंटरी सरेंडर एक्ट 1961। कभी कभार कुछ कुछ एम्प्लॉइज अपनी सैलरी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम में वो क्या कर देते हैं पता है? डोनेट कर देते हैं, वॉलंटरी डोनेट कर, सरेंडर कर देते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की ना बहुत सी ऐसी रिलीफ स्कीम्स चल रही होती है, तो उसमें अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी सैलरी को सीधा वहां पे डोनेट कर देता है तो उस केस अगर उसने किसको डोनेट किया होगा पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को डोनेट किया होगा ना, तब वो सैलरी टैक्स से क्या है पता है? एग्जम्पशन। इनडायरेक्टली तो गई तो गवर्नमेंट। हाँ बोलो समझ रहे हो? हाँ जी। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अगर मान लो कि अगर एम्प्लॉयर सैलरी भी देता है एम्प्लॉय को, जब सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है एम्प्लॉय की इनकम हो जाती है तो एम्प्लॉय को उसको इनकम टैक्स पे क्या करना चाहिए? पे करना चाहिए। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ये बोलता है एम्प्लॉय को कि आपको टैक्स भी पे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके भी यहाँ पर टैक्स भी पे करके आऊंगा, तो उस वक्त दिस अमाउंट ऑफ टैक्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन सैलरी पे। हाँ, एक बार तो टैक्स वैसे मिल गया है एम्प्लॉयर की तरफ से तो वापस उसके ऊपर हम टैक्स तो लगाने वाले हैं नहीं। Alright.
समझ रहे हो? हाँ जी। नेक्स्ट, टैक्स एग्जम्पशन फॉर एनआरआईज एंड फॉरेन एम्प्लॉइज। अब मान कि इंडिया में रह के या किसी भी इंडिया में आप सैलरी अर्न कर रहे हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ। अब वो लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भाई जितने भी फॉरेन एम्प्लॉइज हैं या तो वो इंडिया में रह रहे हैं, कुछ काम के लिए इंडिया में आए हुए हैं, या फिर उनको सैलरी देने वाला जो एम्प्लॉयर है वो फॉरेन का है, तो उन लोगों के पास से हम सैलरी की टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने हमको बताया हुआ है फॉरेन एम्बेसी के ऑफिशियल फॉरेन एम्बेसी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन लोगों के पास से, फॉरेन एम्बेसी मतलब क्या, इंडिया में जितने भी बाकी सारी कंट्रीज है उनकी एम्बेसी आई हुई है, वो लोग यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर वो लोग सैलरी अर्न कर रहे हैं तो उसको हमें यहाँ पे टैक्स चार्ज नहीं करना है, क्योंकि वो लोग बेसिकली भले हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं लेकिन वो रिप्रेजेंट तो अपनी अपनी ओन कंट्रीज को कर रहे हैं। उनके जो एम्प्लॉयर है वो भी अपनी अपनी ओन कंट्रीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसकी वजह से वो लोग ही टैक्स सॉरी सैलरी पे करेंगे और वो लोग ही उसके पास से टैक्स वसूल कर पाएंगे। सेम चीज है हमारी भी, जितने इंडियन एम्प्लॉइज है जो अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में एम्बेसीज में बैठे हुए हैं उन लोगों के पास भी ऐसा ही होगा। हम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा पे कर रही है, सैलरी पे कर रही है, तो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों के पास से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। नॉन रेसिडेंट सैलरी ऑन फॉरेन शिप। मतलब क्या कि भाई अगर मान लो कि भाई फॉरेन की शिप है, उसके ऊपर कोई भी हमारा नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन है या जो भी बंदा है जो वहां पे काम कर रहा है, सर रिसीव फॉर सर्विस ऑन फॉरेन शिप, द इंडिविजुअल इज नॉन सिटीजन एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टे इन इंडिया डज नॉट एक्सीड 90 डे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर वो 90 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रह रहा है तो उसकी भी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। उसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ऑन ट्रेनिंग इन इंडिया, सेक्शन 10 सेक्शन 11। मान लो कि भाई ऐसा हो रहा है क्या कि भाई कोई फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है जो इंडिया में ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं, remuneration received by foreign government employees during their stay in India for training is exempted from the tax if the training is related to an establishment or entities such as government bodies, wholly government owned companies, subsidiaries of such companies and statutory corporation, government financial societies। अगर कोई भी फॉरेन की गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हमारे वहां पे कुछ भी ऐसी चीजें बनाने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं और उनको जो भी सैलरी पे की जाती है वो सभी भी टैक्स से क्या है,
एग्जम्पटर। तो पहले इतना याद रखना है कि भाई इन लोगों के पास से जो भी हम सारे लोगों को पे कर रहे हैं सारी की सारी क्या है, exempt। डन चल। अब वन बाय वन इन सभी चीजों से शुरू करते हैं। बेसिक सबसे पहला क्या है, बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी का सबसे पहला मीनिंग क्या है, तो भाई रेगुलर पेमेंट फॉर वर्क और सर्विस रेंडर बाय एन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के द्वारा जो भी रेगुलर सर्विसेज दी जाती है एम्प्लॉयर को, उसके बदले में जो भी एम्प्लॉयर आपको पेमेंट देने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं पता है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी। बट वो रेगुलर होनी चाहिए, हर महीने लगातार आपको ये मिलने ही वाली है। उसके अलावा इंक्लूजन, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, तो इसमें आती है जो भी आपका बेसिक पे हो गया वो भी आएगा। उसके अलावा जो भी आपको वेजेस वगैरह मिल रहे हैं वो भी इसमें काउंट होंगे। उसके अलावा जो भी अगर आप बोनस वगैरह कमा रहे हैं वो भी काउंट होंगे। और उसके अलावा आपको जो जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं वो भी बेसिक सर्विस में काउंटर हो जाएगा। अच्छा, उसमें आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। कुछ कुछ चीजें बेसिक सैलरी में फुल्ली टैक्सेबल है, कुछ कुछ चीजें पार्शली टैक्सेबल है और कुछ चीजें एग्जम्प्ट। फुल्ली टैक्सेबल में वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, डीए हो गया। ये बेसिक सैलरी, डीए, बोनस, कमीशन, ये तो पूरा का पूरा ही आपको, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा आपको टैक्स भरना है। उसके ऊपर कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं। उसके अलावा पार्शियल टैक्सेबल जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, कन्वेंस अलाउंसेस हो गया, इन सब में आपको थोड़ा बहुत एग्जम्पशन मिलता है। एंड फुल्ली एग्जाम का लिस्ट हम बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं। डियरनेस अलाउंसेस बेसिक सैलरी में। फिर नेक्स्ट क्या है, डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस, ये डियरनेस अलाउंसेस क्यों दिया जाता है, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन रखने के लिए मतलब क्या, मान लो हमको पता है कि एवरी ईयर रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता जाता है, बढ़ता है। इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कॉप अप करने के लिए एम्प्लॉयर आपकी पूरी सैलरी नहीं, आपका जो डीए होता है वो उतने ही परसेंटेज से ऑलमोस्ट हर साल क्या करता है, बढ़ाता है। ताकि इन शॉर्ट डियरनेस अलाउंस मतलब क्या, महंगाई भत्तू। ये महंगाई भत्तू मतलब क्या, जो हर साल इन्फ्लेशन के रेट के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट पीछे से गवर्नमेंट देती है ना, ये देगा तो एम्प्लॉयर ही देगा। लेकिन मैं आपको बता था वैसे एग्जाम्पल तौर मान लो आपकी 25,000 की सैलरी है, उसमें 25,000 की सैलरी में 20,000 आपका बेसिक पे है और 5,000 आपका क्या है पता है, डीए है। अब मान लो कि मोटा मोटा हम एग्जांपल लेते हैं कि भी हर साल 10% से रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता जाता है पता है, बढ़ता जाता है। तो वो हर साल 10% से ही लोग बढ़ाएंगे, लेकिन 10% किसका, 25,000 का नहीं, सिर्फ 5,000 का वो 10% हर साल बढ़ाते रहेंगे, ताकि वो लोग क्या बोल पाएंगे कि भाई हमने आपकी सैलरी में थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग क्या कर दिए हुए पता है, चेंजेस कर दिए हो रहे हैं। सो डीए का बेसिक मतलब क्या होगा, और कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉइज टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को पहुंचने के लिए जो आपको बेसिक सैलरी के अलावा जो पैसे दिए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं पता है, डीएनएस अलाउंसेस डीए। एक और चीज में ध्यान में रखिए, ये फिक्स परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी होगा, फिक्स परसेंटेज ऑफ बेसिक सैलरी। कि जो आपकी बेसिक सैलरी होगा उसका कुछ परसेंटेज 5, 7, 10, 15, 20% आपका डीए की अमाउंट डिसाइडेड की जाएगी एम्प्लॉयर के द्वारा। क्या मेन रीजन है, ताकि वो अपनी परचेसिंग पावर
बड़ा मेंटेन रख पाए। कौन अपनी परचेसिंग पावर मेंटेन रख पाए? एम्प्लॉई अपनी परचेसिंग पावर मेंटेन रख पाए, वो इन्फ्लेशन के सामने थोड़ा बहुत क्या रह पाए, पता है, टिका रह पाए। फिर टैक्सेबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टैक्सेबिलिटी, फुल्ली टैक्सेबल। इसमें कोई आपको जैसे बोल सकता है एग्जम्पशन दिया नहीं जाता है। फुल्ली टैक्सेबल, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ हो और नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर ये महंगाई भत्ता आपको एम्प्लॉयर की तरफ से आपकी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के लिए दिया जा रहा हो या ऐसे ही दिया जा रहा हो, अगर आपको डियरनेस अलाउंस दिया जा रहा है तो मतलब कि क्या, तो मतलब कि ऐसा आपको उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स चार्ज करना ही है। पक्का। तो दिस इज ऑल अबाउट डीए, डीए, बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस, a payment made by an employer to an employee as an incentive or reward। आपको थोड़ा बहुत इंसेंटिव देने के एक्स्ट्रा एंड रिवॉर्ड के तौर पे बहुत से बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को क्या देता है, पता है? बोनस देता है। अगेन जस्ट लाइक अ डीए, फुल्ली टैक्सेबल, कुछ भी उसमें आपको कटौती फटौती नहीं मिलती। नहीं। अच्छा, when taxable, tax only in the year it is received, not when it is declared। only taxed when received, not when declared। मान लो इस साल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉइज को बताया हो कि हम सोच रहे हैं अगले साल आपको बेसिक सैलरी के साथ साथ बोनस पे करेंगे, तो अभी मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, अभी तक उन्होंने जैसे हम बोल सकते हैं पे किया नहीं है, दिया नहीं है, तो तब वो स्टार्ट नहीं होगा। जब उनको रिसीव होगा, किसको रिसीव होगा? एम्प्लॉइज को रिसीव होगा, तभी एम्प्लॉइज के ऊपर इसका चार्ज टैक्स लगेगा। समझ लो पक्का। एंड लास्ट कमीशन, commission, a payment made an employee based on the percentage of sales turnover or net profit, percentage of sales टर्नओवर और प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। कभी कभार एम्प्लॉइज को एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ परसेंटेज ऑफ सेल्स या फिर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या परसेंटेज ऑफ टर्नओवर उसको ऑफर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कमीशन। अगेन फुल्ली टैक्सेबल है, और वो भी किस पे? अंडर द हेड ऑफ सैलरी के साथ, सैलरी के साथ फुल्ली टैक्सेबल लगाया जाएगा। फिर उसके अलावा टाइप्स, फिक्स कमीशन भी होता है, अ सेट अमाउंट ऑफ एग्रीड अपॉन, एंड परसेंटेज बेस्ड कमीशन भी होता है, अ परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर और प्रॉफिट। मतलब क्या? ये फिक्स अमाउंट भी होता है कि हम हर साल आपको 10,000 की कमीशन दे देंगे, या तो फिर हम परसेंटेज करोगे उतना उसके अकॉर्डिंग 2%। टैक्सेबिलिटी, टैक्स इन द ईयर इट इज रिसीव्ड। कब टैक्स लगता है? टैक्स व्हेन इट इज रिसीव्ड। इसमें क्या लगता है? चाहे वो रिसीव्ड हुआ हो या ड्यू हो गया, टैक्स लगा है। लेकिन इन सब में क्या है? रिसीव जब होगा तभी, जब रिसीव होगा तभी हम उसके ऊपर टैक्स लगाना है। क्लिक करते हैं।
बिल्कुल। फिर नेक्स्ट एडवांस सैलरी, या तो फिर एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स। एडवांस सैलरी मतलब क्या, ड्यू नहीं हुई थी बट तो पहले ही रिसीव रिसीव हो गई। एरियर्स मतलब क्या, ड्यू हो गई है बट अब तक रिसीव नहीं हुई। नहीं हुई। एडवांस सैलरी का सिस्टम है, सैलरी रिसीव्ड बिफोर इट इज ड्यू। टैक्सेबिलिटी, कब टैक्स लगाएंगे, व्हेन रिसीव्ड इवन इफ नॉट येट ड्यू। Whichever is earlier. फीचर इसलिए हमको Tax- पता ही है, tax ठीक है। तो- ओके, रिसीव्ड बिफोर इट इज ड्यू, फिर भी कोई बात नहीं है। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल बट एडवांस अगेंस्ट सैलरी लोन इज नॉट। हाँ मतलब क्या, सुनो, एडवांस सैलरी वो टैक्सेबल है, लेकिन कभी कभार एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को सैलरी के अगेंस्ट एडवांस दिया जाता है। ये एडवांस दिया जाता है मतलब क्या, लोन दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे भाई तरुण भाई अगर आके उनको बोले कि भाई आज 20 तारीख, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 तारीख हो गई है, 30 तारीख को तो मेरी सैलरी ड्यू होने ही वाली है, आप ना एक काम करो, मेरे को आज वो सैलरी का पैसा दे दो। ठीक है, तो हम भी क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, अब जब 30 तारीख आएगी तो आपको पैसे नहीं देंगे। आज जो हम दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एडवांस अगेंस्ट सैलरी बोलेंगे, उसको एडवांस सैलरी नहीं देंगे। तो इन दोनों में फर्क है, किन दोनों में, एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी। salary। पता तुमने, हाँ। तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो है ना वो टैक्सेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो वापस से आपको पैसा क्या हो जाने वाला है, वापस देगा ही। कंपलसेट हो ही जाने वाला है। एरियर्स ऑफ सैलरी, सैलरी पेड लेटर फॉर पास्ट वर्क ड्यू टू डेज ड्यू हो गई ना, बस टैक्सेबल है। टैक्सेबल लगा देगा। ओके, नेक्स्ट, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए हम फटाफट से जा रहे हैं। पेंशन नाम तो सुना ही नहीं। चलो, अब पेंशन में बहुत चीजें जैसे हम बोल सकते हैं, पंगे बहुत से। सबसे पहले पीरियडिक पेमेंट मेड स्पेशली बाय द गवर्नमेंट और अ कंपनी और अदर एम्प्लॉयर्स टू द एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस पेएबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। चलो, पेएबल आफ्टर द रिटायरमेंट। आफ्टर, रिटायरमेंट मतलब कि आपको पे क्यों की जाती है, आपके द्वारा प्रोवाइड की गई हुई सर्विस के पास सर्विस सर्विस के, मतलब कि आप पहले हमारे एम्प्लॉय थे और अब हम आपको पैसे दे रहे हैं। अच्छा, पेंशन जो है वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप ऑफ पेंशन। इंपॉर्टेंट, सबसे पहला अनकम्यूटेड एंड कम्यूटेड। Uncommuted मतलब क्या? This refer to a periodic pension payment which are fully taxable for both government and non-government employees. Periodic pension payment fully taxable to the government or non-government. ये क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये फुल्ली टैक्सेबल होगा मतलब क्या, इसके ऊपर आपको टैक्स भरना ही भरना है। कब, जब ये आपका पेंशन कैसा होगा बताए, अनकम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब, दिस इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग पार्ट और ऑल ऑफ द पेंशन इनटू अ लंप सम अमाउंट allowing individuals to receive a one time payment instead of future periodic pension payment term. One time lump sum, ये कैसा होगा, एक ही बार दिया जाएगा और वो भी कैसे बेसिस पे दिया जाएगा बताए, लंप सम। जब रिटायर हो तब एक ही इसका पेंशन का वो दे देंगे। ठीक है,
हाँ, का अब एक चीज, अनकम्प्लीटेड तो पूरा का पूरा कैसा है, टैक्सेबल है। पूरा का पूरा टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि वो अनकम्प्लीटेड है। लेकिन कम्प्लीटेड का मतलब क्या, तो देखिए ध्यान से, वन पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड। सबसे पहले एम्प्लॉय रिसीव ग्रेजुअली 1/3 of total pension exempt under section 10 10A 22A। फिर employee doesn't receive gratuity 1/2 of, just देख, पेंशन अनकमिटेड, कमिटेड, अनकमिटेड है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, कमिटेड है जिसमें वन टाइम या लमसम पेमेंट मिलता है, उसमें अगर आप एम्प्लॉइज ऑफ द एम्प्लॉय रिसीव ग्रेजुइटी, अगर आपको ग्रेजुइटी भी रिसीव होती है तो आपका जितना टोटल पेंशन मिला है उसका 1/3 क्या है पता है, एग्जम्प्ट है। मतलब कि आपको टैक्स कितना में भरने का, 2/3। यहाँ पे हाफ इनटू टोटल पेंशन, वो क्या रहेगा आपका, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट। हाँ, हाफ टैक्सेबल और हाफ एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट वही बात। अंडर सेक्शन 10 10A 2B के अंदर। और अगर आप एम्प्लॉइज हो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या तो फिर सुप्रीम कोर्ट या तो फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो आपको ये पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड, फुल्ली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 10A 1 के तहत। और ये तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। 4 थे ना, ये 3 थे। ये 1 2 3 और ये चौथा तो फुल्ली फुल्ली है ही हमारा टैक्सेबल। अब ये टोटल पेंशन कैसे काउंट किया जाएगा, यहाँ पे लिखा है टोटल पेंशन, टोटल पेंशन, टोटल पेंशन कैसे काउंट किया जाएगा, तो कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड अपॉन जितना उनका कम्यूटेशन है उसके परसेंटेज मल्टीप्लाई है 100%। चलो नेक्स्ट, सुनिएगा आंसर। पेंशन का मोटा मोटा आपको समझ में आ गया, कोई डाउट? चलो, अनकम्यूटेड हो तो पूरा का पूरा उसको क्या कर दो, अनकम्यूटेड पूरा का पूरा टैक्स है। कम्यूटेड हो तो 3 कैटेगरी, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है फुल्ली एग्जम्प्टेड, अगर वो प्राइवेट है बट उसको ग्रेजुइटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन कर दो। एंड सेकंड, अगर वो प्राइवेट है बट ग्रेजुइटी नहीं मिल रही है तो 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन रिसीव का, टोटल पेंशन का करना है। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखना, जैसे कि गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। ये गैलेंट्री अवार्ड विनर्स मतलब क्या, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और उनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र जैसे वो मिलिट्री वगैरह वाला को, उनके लिए तो टैक्सेबल नहीं रहेगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगा। अच्छा, फैमिली पेंशन, ये फैमिली पेंशन मतलब क्या, अगर किसी की पेंशन रिसीव बाय द एम्प्लॉइज के फैमिली वाले,
हाँ। चाहे वो स्पाउस हो गए, बच्चे हो गए, डिपेंडेंट पेरेंट्स हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, जो उनको गारंटी अवार्ड रिसिपिएंट्स को मिले जाते हैं, वो भी फुल्ली की फुल्ली क्या रहेगा, मतलब एग्जम्प्टेड रहेगा। उसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन आर्म फोर्सेस वालों के लिए, ये डिसेबिलिटी पेंशन मतलब क्या, उनकी कोई भी तरह की डिसेबिलिटी हो गई जिसकी वजह से वो सर्विस पे वापस नहीं जा पा सकते हैं, उनको भी जो पेंशन मिलता है, चाहे वो ये बेसिकली किसके अप्लाई होता है, मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स वालों को, तो वो भी पूरा का पूरा क्या रहता है पता है, एग्जम्प्टेड रहता है। एंड रिटायरमेंट आफ्टर फुल सर्विसेज, अगर आपने रेगुलर पेंशन रूल्स अप्लाई किया है, नॉट एलिजिबल फॉर द डिसेबिलिटी पेंशन एग्जम्पशन, आपको रिटायरमेंट के बाद अगर पूरी सर्विस हो जाने के बाद अगर आपको पेंशन मिल रहा है, तो भी पूरा का पूरा क्या रहने वाला है, एग्जम्पशन। नेक्स्ट देखते हैं पेंशन के बाद ग्रेजुएट ग्रेजुएटी। वो था सेक्शन 10, सब सेक्शन 10 का 1 2 3, ये भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डन। देख ग्रेजुएटी क्या होता है, ग्रेजुएटी इज अ वॉलंटरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर्स टू एप्रिशिएट एम्प्लॉय सर्विसेज। ये कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। किसको देगा, एम्प्लॉयज को देगा। क्यों देगा, ताकि वो एम्प्लॉयज को थोड़ा बहुत क्या कर पाए, पता है, मोटिवेट कर पाए। इट हैज बिकम अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर मोस्ट एम्प्लॉयज recognized by the Payment of Gratuity Act 1972, which legally mandates gratuity payments. Most employers establish agreements with the employees to provide gratuity. Most of the time क्या होता है, तो most of the सारे के सारे अब तो आजकल क्या employers एम्प्लॉइज को ग्रेजुएटी देते ही है। और वो भी कब देते पता है, वो लोगों को अपने आप, एम्प्लॉयर्स को अपने आप को ग्रेजुएटी एक्ट के तहत क्या कर लेते हैं पता है, रजिस्टर्ड कर देते हैं। पक्का पक्का 100%। चलिए देखते हैं उसमें किस तरीके से करने का। तो ग्रेजुएटी भी हम दो हिस्सों में पहले डिवाइड करेंगे, 1 and 2। फर्स्ट, रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। एंड दूसरा आएगा रिसीव ड्यूरिंग सर्विसेज। अब सुनिए, ये बेसिकली दिया किसके द्वारा जाता है, एम्प्लॉयर के द्वारा। किसको दिया जाता है, एम्प्लॉइज को। बट वो क्यों देते हैं पता है इसको, ताकि एम्प्लॉइज को ना जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो उनके पास एक्स्ट्रा फंड सैलरी के अलावा अवेलेबल हो। इसीलिए वो लोग ग्रेजुएटी पे करते हैं। अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, उस ग्रेजुएटी को बचा के रखते हैं रिटायरमेंट। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं हमको जरूरत अभी है, आप शादी है बच्चों की, या तो फिर उनको आगे फर्दर स्टडीज के लिए, या फिर घर का रिनोवेशन के लिए, व्हाटएवर द पर्सनल रीजन, तो तब जब भी वो लोग उठा लेंगे तो वो पूरी की पूरी, अगर वो रिसीव ड्यूरिंग द सर्विसेज है तो वो क्या बच जाएगी पता है, फुल्ली टैक्सेबल। जितनी भी ग्रेजुएटी आपको मिल रही है उस पूरे के पूरे ऊपर आपको टैक्स भर देना है। इसमें वापस से 3 हिस्से, 1 2 and 3। सबसे पहला खत्म कर देते हैं एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, या तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, सुप्रीम कोर्ट, वो सब उन लोगों का क्या रहेगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)(1)। ठीक है, यस। लेकिन दूसरे होंगे 2, एक कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। मैंने भी आपको बताया एम्प्लॉयर्स ना क्या करेंगे, एम्प्लॉइज को ग्रेजुएटी तो देंगे, लेकिन ग्रेजुएटी देने के साथ साथ वो लोग ना अपने आप को ग्रेजुएटी एक्ट में, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में क्या करवा लेंगे पता है, रजिस्टर्ड करवा देंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। उसमें क्या होगा तो देखो ध्यान से, कवर्ड अंडर पोगा, अगर वो पोगा के अंडर कवर्ड है तो क्या करने का, फर्स्ट 15/26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ
services, first point. Second, actual gratuity received, या तो फिर थर्ड पॉइंट रुपीज 20 lakhs which ever is less, आपका क्या बन जाएगा पता है? ये कह चुके हैं. हाँ, ये सारी चीजें कर चुके वो आगे पेंशन वाला भी कर चुके थे, पर फ्रॉड से क्या एक रिवाइज हो जाए तो अभी आगे वाला वो टैक्स वाला सारा आपका हो जाए, वो पूछने ही वाला है, हमको पक्का यकीन है. 2B क्वेश्चन नंबर 2 उसमें पार्ट बी वो आपको इसी में से आने वाला सैलरी वाले स्पोंगे में से. देखो वो रेसिडेंशियल वो वाला मुझे लग रहा है कि उसमें पूरा रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप बस वो 2-3 सेंटेंस देख लो बेटा तो उससे आपको पता चल जाएगा. ठीक है, बट ये उसके बाद देख लो, फिर उसके बाद वो हाउस रेंट वाला भी देख लेते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक ध्यान रोज की टॉपिक भी करेंगे तो एक हफ्ते में वाला सारा काम टैक्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है, अच्छा एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(2) क्या क्या 15/26 into salary per month, eight number of salaries of services, या तो फिर actual gratuity receipt, या तो फिर rupees 20 lakh, whichever is yes. अच्छा, इन लोगों का क्या not covered in होगा in payment of gratuity and पोगा, चलो ये लोग पोगा में कवर्ड अप नहीं है तो क्या 1/2 of average salary number per month multiplied by number of years of services. यहाँ पे सैलरी पर मंथ थी, यहाँ पे एवरेज सैलरी पर मंथ. सेकेंड एक्चुअल gratuity received and third rupees 20 lakh, whichever is less. whichever is less. उतनी क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी. हाँ. अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सेंट्रल गवर्नमेंट का तो फुल्ली एग्जम्प्टेड एंड रिसीव ड्यूरिंग द सर्विसेज तो पूरा का पूरा क्या रहेगा पता है? टैक्सेबल ही रहेगा. बट अब कुछ चीजें हमें समझ नहीं है क्या कि भाई ये अब सैलरी कैसे काउंट करेंगे. जैसे कि देखो ग्रेजुएशन टैक्सेशन कवर्ड नहीं होगा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, तो बेसिक सैलरी हम कैसे काउंट करेंगे. देखो ये सैलरी पर मंथ जो बोला है वो हम कैसे काउंट करें, तो उसका पहले ये सैलरी पर मंथ कैसे काउंट करेंगे. तो देखो उसमें आएगा बेसिक सैलरी प्लस लेटेस्ट डियरनेस अलाउंस. ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो था एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर वो हम कैसे काउंट करें. एवरेज सैलरी मतलब कि एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स की सैलरी, 10 मंथ्स की वो भी कौन सी सैलरी? बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी मतलब कि दिस ऑन ये सब चीजें उसमें इंक्लूड नहीं है. हाँ, लेकिन इसमें बेसिक सैलरी भी आती है और डीए भी आता है. बेसिक सैलरी प्लस एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स की बेसिक सैलरी प्लस डीए, वो भी कौन सा? इन टर्म्स वाला होना चाहिए, प्लस कमीशन किसके ऊपर? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला हो. तो अगर लमसम कमीशन दिया जा रहा है तो भी उसमें काउंट नहीं किया जाएगा. तो इस तरीके से हम ढूंढेंगे बेसिक सैलरी प्लस लेटेस्ट डीए सैलरी पर मंथ, और एवरेज सैलरी कैसे ढूंढेंगे? एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ्स की बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन ऑफ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. अच्छा, सर्विस कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो ये नंबर्स ऑफ सर्विस कैसे कैलकुलेट, नंबर ऑफ, तो सुनिएगा 26 days per month. Service is less than 6 months counted as 1 year. हमें उसमें क्या देखने का?
अगर एक महीने का 26 दिन से ऊपर हो गया है हाँ तो उसको पूरा महीना काउंट कर देने का। से अगर सर्विसेज 6 महीने के ऊपर चली गई है तो भी उसको पूरा एक साल के तौर पे गिन काउंट लेगा। कर दे। जबकि इसमें नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस जो कैसे proper काउंट है। होगा, तो जो पूरा कंप्लीट हो गया है उतना ही। completed years of services only किसी भी तरह का फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको क्या कर दो पता है, इग्नोर कर दो। समझ रहे हो? हाँ आगे हाँ याद है। पक्का 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 100%। मैक्सिमम टैक्स फ्री ग्रेजुएटी कितनी रहेगी? मैक्सिमम मोटी मोटी 20 लाख हाँ आपका टैक्सेस फ्री सैलरी रहेगी। If gratuity is received from the multiple employers in the same year, the total exempted amount cannot exceed 20 लाख। और मान लो कि आप 2-3 एम्प्लॉयर्स के वहां से एक साथ काम कर रहे हो, उन सभी जगह से सैलरी मिल सॉरी ग्रेजुएटी मिल रही है, कोई बात नहीं। मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना? 20 लाख। 20 लाख। And third, if gratuity was received in earlier years, the 20 lakh limit is reduced by the amount previously exempted। मतलब क्या? अगर वो पिछले साल अगर आपको जितना भी एग्जम्पशन मिल गया था वो आपको उसमें से फिर क्या कर देने का पता है? माइनस कर देने का। आ रहा है सब? पक्का पक्का 100%।